आज मैं बहुत खुश था कि मेरी पसंद की शादी हुई थी। मैंने अनाबंद की तकरीब में देखा था और पहली नज़र में ही उससे मोहब्बत कर बैठा। वह इस कदर हसीन थी कि मैंने फ़ौरन उसके घर रिश्ता भेज दिया और आगे से हाँ हो गई, क्योंकि मेरी अच्छी नौकरी लगी थी। अब भी नहीं, इसी वजह से लड़की वालों ने हाँ कर दी। 3 महीने के तवील इंतज़ार के बाद आज मेरा अनाब-ए-निकाह हो चुका था। वह रुखसत होकर मेरे घर में आ चुकी थी। 3 महीने तक मैं उसकी कुर्बत के ख्वाब देखता रहा। ये 3 महीने मेरे लिए 3 सदियों के बराबर थे। जब से मेरा उसके साथ रिश्ता तय हुआ था, मेरी मोहब्बत में दिन बदिया। 22 साल की बेहद हसीन लड़की थी। मेरी उम्र 25 साल थी और मैं खुद भी बहुत खुश-रकल था। आज शादी में सबने हमें देखकर चाँद, सूरज की डरी का लक़ब दिया था। अना बूम की बेटी थी। इसीलिए मैंने अनाबंद भी नहीं करवाई कि उसका किरदार कैसा है, वो कैसी लड़की है। मैं सिर्फ़ उसके हुस्न पर फ़ेफ़ा हो गया था और वह मेरी वालिदा के रिश्तेदार की बेटी थी, तो मुझे ज़रूरत ही पेश नहीं आई छानबीन की, क्योंकि रिश्तेदारों में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, तो मैंने देखा कि अना बेया घूंघट निकाले बैठी हुई थी। कब से मैं ये मंज़र देखने के लिए बेचैन था। मैंने आहिस्ता-आहिस्ता कदम उसकी तरफ बढ़ाए, उसके सामने आकर बैठ गया। मैंने महसूस किया उसके हाथ काँप रहे थे, यकीनन वो घबराहट का शिकार थी। मेरे चेहरे पर ना जाने क्यों मुस्कुराहट आ गई। शर्माती और घबराती हुई दुल्हन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने उसके लरज़ते हाथों को अपने हाथों में लिया। जैसे ही मैंने उसके हाथों को थाम लिया, उसने फ़ौरन से अपने हाथ पे खींच लिया। मुझे उसकी इस हरकत पर भी हँसी आ गई। मैं समझ गया था कि वह एक बहुत ही शर्मीली सी लड़की है। मुझे शर्मीली लड़कियाँ अच्छी लगती थीं, शायद इसीलिए मुझे अनाबिया अच्छी लगी थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगा। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मैंने उसका घूंघट पलट दिया। वह बेहद हसीन लग रही थी, ऐसे लग रहा था आसमान से कोई परी उतर कर मेरे कमरे में आ गई है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा था। मैंने उसके हुस्न की तारीफ़ों के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन उसके चेहरे पर ज़र्रा बराबर भी मुस्कुराहट नहीं आई। तो मैं थोड़ा-सा परेशान हो गया, क्योंकि दुल्हन तो बहुत खुश होती है, जब दूल्हा उसकी तारीफ़ करता है। ठीक है, वो बहुत शर्मीली थी, लेकिन मुस्कुरा तो सकती थी, मगर वह तो बिल्कुल ही नहीं मुस्कुरा रही थी। ऐसे लग रहा था कि रो देगी। मैंने उसके करीब होने की कोशिश शश की, तो उसने एकदम से पेट पकड़ लिया। कहने लगी, "मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है।" उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। थोड़ी देर पहले मैं बहुत खुश हो रहा था। अब उसकी अदाओं पर मुझे कोफ़ तो होने लगी। मुझे लग रहा था कि उसे कोई दर्द नहीं है। वो बहाना बना रही है ताकि मैं उसके करीब ना आ जाऊँ। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ। मैं कमरे से बाहर निकल गया। सोच रहा था कि घर वालों से क्या कहूँ कि मेरी बीवी के पेट में दर्द है, इसीलिए उसे टैबलेट चाहिए। ये बातें सोचते हुए मुझे ना जाने क्यों बहुत अजीब महसूस हो रहा था। सब घर वाले सो चुके थे लाउंज में। उस वक़्त हू का आलम था। मैंने लाउंज में दवाई तलाश करनी शुरू कर दी, जो कि मुझे मिल भी गई। मैं दवाई लेकर पलटने ही लगा था कि मेरे ख़ज़न ने मुझे वहाँ पर देख लिया, जो कि मेरे मामू का बेटा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, "मायनी।" खैर मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर बोला, "सब ठीक तो है?" मैंने कहा, "सब ठीक है। मेरी बीवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं उसके लिए दवाई लेकर जा रहा हूँ।" तो आगे से मेरे कज़िन ने कहा कि लड़कियाँ तो शादी की पहली रात इस किस्म के बहाने करती ही हैं, ख़ासकर ऐसी लड़कियाँ जिन्हें अपना शौहर पसंद नहीं होता और उनकी पसंद की शादी नहीं होती, तो वो बीमारी का बहाना कर देती हैं। यकीनन तुम्हारी बीवी भी इसी वजह से बीमारी का बहाना कर रही है शायद। उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर वह शादी से खुश होती, तो तुम्हें इस वक़्त कमरे से बाहर ना निकलना पड़ता। मेरे कज़न की बातों ने तो मेरे अंदर जैसे आग लगा दी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं शादी वाले घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर पहले जो मैं सोच रहा था कि शायद वाक़ई मेरी बीवी को पेट में दर्द होगा, लेकिन अब अपने कज़न की बातें सुनकर
मुझे महसूस हो रहा था कि शायद वह सच बोल रहा है क्या? वाक़ई अनाबंद से खुश नहीं है। अगर वह खुश नहीं थी, तो फिर उसने शादी के लिए हामी ही क्यों भरी थी? जहाँ तक मेरे इल्म में था, तो उसके घरवालों ने उसकी रज़ामंदी से रिश्ता तय किया था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे कज़न ने शैतानी वस मेरे अंदर डाल दिया है। मेरी बीवी के खिलाफ लोग इस तरह की बातें करते हैं, ताकि मियाँ-बीवी का रिश्ता खराब हो जाए। मुझे याद आया कि मेरे मामू का ये बेटा जो मुझसे इस किस्म की अजीबो-गरीब बातें कर रहा था, इसको खुद शादी का बहुत शौक था और इसको कोई लड़की नहीं मिल रही थी शायद। वो मेरी शादी को देखकर हसद में मुब्तला हो गया था। इसीलिए उसने इस किस्म की बात की ताकि मेरी खुशियाँ गारत हो जाएँ। मैंने इन ख़्यालों को झटक दिया और अपने कमरे की जानिब बढ़ा देखा तो अनाबे पकड़कर बैठी है और उसकी आँखों से आँसू जा रही हैं। मैं फ़ौरन उसके पास गया, उसे दवा दी और पानी पिला लाया। मैंने उससे कहा कि वह थोड़ा आराम कर ले, जैसी भी थी। वह मेरी बीवी थी और उसका ख़्याल रखना मेरी ज़िम्मेदारी थी। आधा घंटा मैंने उसके पेट दर्द कम होने का इंतज़ार किया। इस दौरान मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे शदीद तकलीफ़ है और वो कुछ सुनना नहीं चाहती और कुछ बोलना नहीं चाहती ना। मायूस होकर मैंने मोबाइल पर गेम खेलना शुरू कर दी। काफ़ी देर तक मैं मोबाइल पर गेम खेलता रहा। फिर मोबाइल से सर उठाकर देखा तो अनाप में बहुत ज़्यादा मायूसी हुई थी। इस रात के लिए तो मैंने बहुत ज़्यादा सपने सजाए थे कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी। हमें खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, एक-दूसरे से मोहब्बत का इज़हार करेंगे। लेकिन मैंने तो खुलकर अपनी मोहब्बत का इज़हार तक ना किया था और वह सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरी मोहब्बत पर इतनी हसीन लड़की जो कि अब मेरी बीवी थी, वो मेरे सामने थी। मैं कैसे सो सकता था? मैंने उसका शाना हिलाकर उसे जगाना चाहा तो वह आधी नींद में थी। उसने सिर्फ़ इतना कहा कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, उसे सोना है। मायूस होकर मैं भी सो गया और क्या करता सुबह जब मैं उठा, तो वो नॉर्मल थी और मैं भी नॉर्मल था। शादी की पहली रात इस तरह से गुज़ारने का अफ़सोस तो मुझे बहुत था, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, बेचारी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो कोई बात नहीं। सुबह मुझे वह ठीक लगी, तो मैंने उससे अपनी मोहब्बत का खुलकर इज़हार किया। उसे बताया कि मैं कैसे पहली नज़र में उसका दीवाना हो गया था और उसी वक़्त उससे शादी का फ़ैसला कर लिया था। मेरी बातें सुनकर वह खुश हो गई। वह हसास-बशास लग रही थी, मुस्कुरा रही थी, शर्मा रही थी। उसका ये रवैया देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे समझ आ गया था कि रात में वाक़ई ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब होने लगा, तो उसने फिर से अपना पेट पकड़ लिया। कहा कि मुझे दर्द शुरू हो चुका है। उसकी ये बात सुनकर मुझे अजीब-सा महसूस हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वह बिल्कुल ठीक थी। उसे अचानक से कैसे दर्द शुरू हो सकता था? मैं उसे डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर जा सकता था। लोग क्या सोचेंगे कि शादी के पहले ही दिन बीवी को डॉक्टर के पास क्यों लेकर है? हमारे यहाँ इस किस्म की बातों को बहुत मायूस समझा जाता था कि शादी की पहली सुबह ही बीवी को किसी हकीम या डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए। इन बातों को लोग गलत रंग दे देते थे। मैं जानता था कि उसको तकलीफ है, लेकिन अगर मैं उसको लेकर गया डॉक्टर के पास, तो लोग चगोइयाँ करना शुरू कर देंगे। एक तो मेरे खानदान का माहौल ऐसा था, लोग हसद में मुब्तला थे। मेरे अपने रिश्तेदार हसद में मुब्तला थे। मैंने शादी पर बहुत पैसा लगाया था और बहुत धूम-धाम से शादी की थी। हम लोग कोई इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक ज़्यादा खर्चा किया था। खानदान के बाकी लोग इतना खर्चा नहीं करते थे, कंजूसी करते थे। हमारे गिर्द हासिदीन का हला था। ऐसी सूरत में उससे अगर शादी की पहली ही सुबह मैं डॉक्टर के पास लेकर जाता या डॉक्टर को घर लेकर आता, तो मामला कहाँ से कहाँ पहुँच सकता था मुझे, उसका अंदाज़ा था। मैंने उससे कहा कि तुम आराम करो। मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और बाहर चला आया। सब घरवालों ने और दूसरे रिश्तेदारों ने, जो कि शादी के सिलसिले में मेरे घर पर ही थे और अभी तक फैले हुए थे। उन्होंने मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर बहुत कुछ अंदाज़े लगा लिए थे।
उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनकी नज़रें मुझसे बहुत कुछ कह रही थी। मैं अपनी उदासी और मायूसी को दूर करने की बहुत कोशिश कर रहा था। ऊपर-ऊपर से बहुत अदाकारी कर रहा था कि मैं खुश हूँ, लेकिन मेरे दिल का हाल शायद मेरी आँखों से आया था। थोड़ी ही देर के बाद मैं वापस आया, तो देखा कि मेरी भी थोड़ी देर बाद मैं वापस आया, तो देखा कि मेरी बीवी बिस्तर पर मौजूद नहीं है। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। शायद वह नहा रही थी, लेकिन जब मेरी नज़र बेड की चादर पर गई तो मेरे औसान ख़ता हो गए। ऐसा मंज़र मैं सोच भी नहीं सकता था। सफ़ेद रंग की चादर, जिस पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे, मुझे कुछ और ही कहानी सुना रही थी। ये सब क्या हो रहा था मुझे मालूम नहीं था। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी वॉशरूम से नहाकर निकली, तो मेरा तो गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उससे इन धब्बों के मुताल्लिक सवाल किया, तो वो परेशान हो गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने खुद ये धब्बे नोटिस नहीं किए थे और नहाने चली गई थी। वह हक्का-बक्का होकर चादर को देखने लगी और मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उससे बहुत सवाल किया, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कि मुझे जल्दी जवाब चाहिए। ये सब क्या है? वरना मैं अभी इसी वक़्त तुम्हें तलाक दे दूँगा। मेरी यह धमकी सुनकर तो वह और ज़्यादा परेशान हो गई। मेरे करीब आकर मेरे लबों पर अपना हाथ रख दिया। मुझसे मिन्नत करने लगी कि मैं उसे तलाक ना दूँ। मैंने कहा, तो फिर मुझे बताओ कि इन धब्बों की वजह क्या है? उस उसने मुझसे कहा कि आप मुझे 3 महीने का वक़्त दे दें। मैं आपको सब कुछ बता दूँगी। लेकिन 3 महीने से पहले मैं ये राज़ आपके सामने नहीं खोल सकती, वरना बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे उसकी बात का यकीन नहीं आ रहा था। मुझे लगा वो बिला वजह बहाने बना रही है। मैंने उससे कहा, मुझे अभी इसी वक़्त तमाम सवालों का जवाब चाहिए। तुमने रात भी मुझे करीब नहीं आने दिया, सुबह भी। तुम्हारा रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था, और अब ये धब्बे मैंने तुमसे मोहब्बत की शादी की थी, और मोहब्बत में इस कदर अंधा हो गया था कि तुम्हारे मुतालिक किसी किस्म की छानबीन तक मैंने नहीं करवाई। लेकिन अब ना जाने क्यों मुझे तुम्हारा किरदार मशकूर लगने लगा है। मुझे लग रहा है कि मैंने तुमसे शादी करके गलती की है। आखिर ऐसा भी क्या राज है तुम्हारे पास 2-3 महीनों से पहले मुझे नहीं बताया जा सकता? मैं गुस्से से बोल रहा था, लेकिन हल्की आवाज़ में, ताकि मेरी आवाज़ कमरे से बाहर ना जाए। अगर आवाज़ कमरे से बाहर चली जाती, तो इसमें मेरी ही बदनामी होगी और हासिदीन खुश हो जाएँगे कि मेरी शादी की शुरुआत ही खराब हो गई है। मेरे हालात जैसे भी थे, लेकिन मैं अपने हासिदीन को खुश नहीं करना चाहता था। मैं उन लोगों में से था जो अपना राज दूसरों को मरकर भी नहीं बताते, खासकर उनको जो हमारी खुशियों के दुश्मन हैं। मेरा गुस्सा देखकर अनाबे हो गई। देखते ही देखते वो रोने लगी। कितार दर कितार तो उसकी आंखों से बह रहे थे। उसको रोता देखकर मेरे दिल को झटका सा लगा। जो भी था, आखिर को वह मेरी मोहब्बत थी। उसे रोता हुआ देखकर मैं भला कैसे सुकून में रह सकता था? मैंने उसे रोना बंद करने को कहा, उसे बेड पर बिठाया। कमरे का दरवाज़ा नीम खुला था। इस बात से हम दोनों ही अनजान थे। मैंने जब बीवी को बेड पर बिठाया तो रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मिन्नतें करने लगी कि प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना मेरा। ये राज़ राज़ ही रखना, मेरी इज़्ज़त अब तुम्हारे हाथ में है। प्लीज़ मेरी बात को समझो। कोई भी गलत कदम उठाकर अपनी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। वह इन्हीं बातों से सूरत-ए-हाल को मज़ीद पेचीदा कर रही थी कि तभी मुझे अपने अकब से एक आवाज़ आई, जिसे सुनकर मैं सटक कर पीछे मुड़ा। मेरी बीवी भी बौखलाकर पीछे सामने देखने लगी। उसने जल्दी से अपना चेहरा आंसुओं से साफ किया। दरवाजे के बीचों बीच मेरा वही कज़न खड़ा था और मशकूर नज़रों से हम दोनों को देख रहा था। तभी वह गुस्से से आगे बढ़ा और बोला कि क्या हुआ है? नाब, तुम क्यों रो रही हो क्या? राशिद ने तुम्हें कुछ कहा है? मुझे बताओ। मैं अभी के अभी जाकर सबको बताता हूँ। अपने कज़न का ये लहज़ा देखकर मैं बौखला कर उसको देखने लगा। मेरी बीवी यकटुक मुझे देखने लगी और नज़रें झुका गई। मैंने फ़ौरन बात सँभालते हुए कहा, किसी कोई बात नहीं है। दरअसल तुम्हारी भाभी को अपने घर वाले याद आ रहे थे, इसीलिए रो रही थी, मगर मैंने समझा दिया है। अब वह ठीक है। मुझे उस पल
अपने कज़न पर शदीद गुस्सा आया था। आखिर वो होता कौन है? मेरी बीवी से इतनी अपनाए से बात करने वाला ऐसे लग रहा था, जैसे वह मेरी बीवी से पहली बार नहीं मिल रहा। और मेरी बीवी जो उससे बात करके ऐसे खिल उठी गोया उसे मुझसे कोई खौफ ही ना रहा हो। मैं बमुश्किल ज़ब्त करके रह गया। मेरा जी अलीम की रस्म से ऊँचा हो चुका था। मेरा वह कज़न न जाने क्यों कुछ अजीब-सा लगने लगा था। वह बार-बार मेरी बीवी को बहाने-बहाने से देखता और मेरी बीवी भी उसके हँसी-मज़ाक पर भरपूर मज़ाह में जवाब दे रही थी, मगर इसके बावजूद मैं बमुश्किल मुस्कुराता रहा। मुझे खानदान वालों में बातें नहीं बनवानी थी। शादी के फंक्शन खत्म होने के बाद सभी रिश्तेदार घर जा रहे थे। अनाबिब मिलकर कमरे में जा चुकी थी। तभी मेरी खाला, जो कि मजूर थी, उन्होंने अनाबंद बुलवाने का कहा। मैं बतौर शौहर खुद ही उसको लेने के लिए जब कमरे में गया तो अध खुले दरवाजे से वह मंजर देखकर मेरे कदम वहीं मुंजमपल्ली में चला गया। मेरी मोहब्बत मेरी बीवी मेरे भाई के साथ इतनी करीब खड़ी थी, तभी मेरा अक्स आईने में देखकर मेरा भाई सीधा हुआ बोला कि आए भाई, दरअसल भाभी के बालों में सेफ्टी पिन फंस गई थी, बस वही निकालने में उनकी हेल्प कर रहा था। वो गड़बड़ा गया था। ये साफ जाहिर था मेरे जहन को कई सोचों ने शिकंजे में ले लिया। मेरा दिल चाहा मैं चीख चीख कर रोना शुरू कर दूं। मेरी बीवी मेरे अलावा हर एक से हंसी खुशी बात कर रही थी। आखिर मुझ में क्या कमी थी? एक बार फिर बिस्तर पर लगे दाग मेरी नजरों के सामने आ गए। मेरे जाने के बाद कौन आया था मेरे कमरे में? क्या मेरी बीवी का किरदार इतना ही गिरा हुआ था? मैं माऊ जहन के साथ बाहर तो आ गया, सबसे मिल भी लिया। मेरे मामू की फैमिली जाने ही वाली थी कि तभी मेरा कज़न जाते-जाते रुका और फ़ौरन कुछ याद करते हुए बोला, "मेरी घड़ी पता नहीं ने कहाँ रख दी, मुझे याद नहीं आ रहा।" तभी उसी पल मेरी बीवी फ़ौरन बोली कि वह हमारे कमरे में पड़ी है, साइड टेबल पर, वहाँ वहीं दोनों मौजूद थे। बाकी सब ज़हन में जा चुके थे और मैं जो अनाबंद ले जाने के लिए पलटा था, उसकी बात पर मैं ठट कर रह गया। पहले भाई और फिर कज़न। आखिर कौन था जिसने मेरे हक पर डाका डाला था? मेरा दिल कई टुकड़ों में तक़सीम हो चुका था। मुझे हर शय से नफ़रत महसूस हो रही थी। इतनी चाहत से मैंने शादी की थी और शादी के 2 दिन में ही मेरी बीवी ने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया था। शक्ल से इतनी मासूम और भोली-भाली लगने वाली अनाबंद से इतनी बुरी थी, मैं सोच भी नहीं सकता था, मगर उससे बढ़कर भी गिला मुझे मेरे कज़न और मेरे भाई से था। मैं जानता था कि मेरा भाई शुरू से ही किन आदादी में 3-4 लड़कियों से ताल्लुक बनाकर छोड़ देता है। वक़्त गुज़ारी उसका मंगला था, मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा न था कि वह घर के अंदर अपनी ही भाभी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। मगर मेरे शक के जिमरे में मेरा कज़न अयान भी था। आखिर उसकी घड़ी मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मैं फ़ौरन से अपने कमरे में गया, बाइक की चाबी ली और घर से बाहर निकल आया। मैं अकेला रहना चाहता था। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके थे। न जाने कब रात हो गई। मुझे पता ही ना चला, मोबाइल पर अम्मी और अब्बू की बार-बार कॉल्स आ रही थी। आखिर मैं उन्हें क्या बताता कि उनकी नई नवेली बहू किन चक्कर में पड़ चुकी है। मैंने कुछ बहाना बनाया और थोड़ी ही देर में घर वापस पहुंचा। मैं उन मर्दों में से नहीं था जो औरत पर ज़ुल्म करके या अपनी मर्दानगी से उसे रंज तकलीफ देकर अपनी बेइज्जती का बदला पूरा करूं। मैं जो ही घर आया तो अम्मी ने मुझे काफ़ी डाँटा कि नहीं, नवेली दुल्हन को छोड़कर कहाँ चले गए थे, और वो मैंने कुछ बहाना बनाया। घर वाले सब खाना खा चुके थे और मेरी भूख तो वैसे ही मिट चुकी थी, इसलिए कहा कि मैं बाहर से खाना खाकर आया हूँ। अब मेरा रुख अपने कमरे की जानिब था। आज मुझे हर हाल में अपनी बीवी से दो टोक बात करनी थी। आखिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया था? मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में अंधेरा था। मैंने लाइट ऑन की तो सामने बेड पर बीवी कंबल में खुद को पूरी तरह छुपाए सो रही थी। मुझे बेइंतहा गुस्सा आया। मैंने आज हर हाल में बीवी से हर बात क्लियर करनी थी। मैंने जूं ही कंबल हटाया तो कुछ पल के लिए मैं रुक सा गया। सामने बिस्तर पर अनाबुम को ठीक से यूं रखा गया था जैसे कोई सो रहा हो। अगर मेरी बीवी वहां नहीं थी तो फिर कहाँ थी? मेरी गैरत को वो बार बार ललकार रही थी, ना जाने क्यों। मगर मेरे कदम खुद ब खुदा निब बढ़ने लगे।
मैं अभी उसके कमरे से दूर ही था कि मुझे बातों की कुछ आवाज़ें आईं। वह नस्वा आवाज़ बिलाशुबह मेरी बीवी की थी, जो किसी से बात कर रही थी। वह आवाज़ गैलरी से आ रही थी। मैंने बगैर छाप पैदा किए जब खिड़की के पास खड़े होकर सुना, तो जो अल्फाज मेरी संवातों से टकराए, उन्होंने मुझे मजीद कर्ब और तैश में मुब्तला कर दिया। मेरी बीवी फ़ोन पर बात कर रही थी कि राशिद को पता तो नहीं चलेगा तुम्हें? तो पता है कोई भी शौहर ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये राज खुल गया तो मेरी जान पर बनाएगी। कल रात भी बड़ी मुश्किल से बहाने बनाकर मैंने उन्हें खुद से दूर रखा, वरना अगर वह जान जाते तो शायद मैं यहाँ खड़ी ना होती। मेरी बीवी मजीद भी बातें कर रही थी, मगर मेरे कानों में मजीद सुनने की सकत ना रही। मेरी सांस मुझे रुकती महसूस हुई। कितना बड़ा धोखा दे गई थी ना अब, या मुझे मेरा मजाक बना के रख दिया था। मैं धीरे धीरे चलता अपने कमरे में आ गया। तभी अनाबे कमरे में दाखिल हुई। मुझे यूं बैठे देखकर ठट गई। मैंने बगैर वक्त जाया कि उससे पूछा कि आखिर क्यों उसने मुझसे शादी के लिए रजामंदी क्यों जाहिर की, जब वह किसी और को पसंद करती थी। मेरी बात पर उसका चेहरा जर्द पड़ गया। वह फौरन से मेरे करीब आकर बैठ गई। कहने लगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आप से मोहब्बत करती हूँ, किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे उसका हर एक लफ्ज झूठ लग रहा था। मैंने उसका हाथ झटका और कहा कि झूठ मत बोलो। अगर ऐसा है तो फिर मुझसे दूर जाने के बहाने क्यों ढूंढती रहती हो? और वह दाग, मैं इनका क्या मतलब समझूं अनबिया मेरी बातों पर? वो एक बार फिर खामोश हो गई। बोली कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, मगर उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। पूरे न माह तक मैं जब्त से खामोश हो गया। मेरे दिमाग में अफून वाली बातें चल रही थी। मेरा कज़न, मेरा भाई, या फिर कोई और? आखिर कौन था वह जो मेरी बीवी को मुझसे दूर रहने के मशवरे दे रहा था? कोई तो ऐसा था जो मेरी बीवी को बहुत पहले से जानता था, मगर कौन? मैं ये सोच सोचकर अंदर ही अंदर जलने लगा। मेरी बीवी सो चुकी की थी। अब मेरा जागना भी बेमकसद था। मैं भी खामोशी से सो गया। जिंदगी यूं ही अपनी राह पर गामजीन ब्याह से मैं ज्यादा बातचीत नहीं करता था। घर वालों के सामने मेरा रवैया उसके साथ खासा अच्छा था। मैं उन लोगों को शक का मौका नहीं दे सकता था। वही अनाबे अलावा सबसे अच्छे से बात किया करती थी। मेरे माँ बाप का, मेरे बहन भाइयों का अच्छे से ख्याल रखती थी। घर के कामों में मदद करती थी। मगर जूं ही रात को मेरे साथ कमरे में आती तो फौरन कहती, मुझे टांग में दर्द है या मुझे पेट में दर्द है। उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि वह जानबूझकर ये सब मुझे खुद से दूर रखने के लिए कर रही है। बंद कमरे में हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे। एक रोज मैं किसी काम से जल्दी जॉब पर चला गया। घर आते हुए भी मुझे रात के 10 बज चुके थे। जब मैं वापस घर पहुंचा तो कमरा खाली था। मैंने पूरे घर में अनाबू अम्मी से पूछ लिया कि अनाबे दिखाई नहीं दे रही। मेरी बात पर अम्मी ने घूरी से नवाज हुए मुझे कहा, इतनी जल्दी भूल गए? सुबह खुद ही तो लेकर गए थे उसे अपने साथ। मैंने अम्मी को अच्छे से देखा। इस बार हैरान होने की बारी मेरी थी। मैंने कहा, मैं कब लेकर गया नाभिया को? मैं तो आज जल्दी घर से चला गया था। फिर बात सुनकर अम्मी चौंकी, कहने लगी कि तुमने खुद ही तो छोटे भाई को कहा था कि अनाबंद भेजो। मैं उसे मैके छोड़कर साथ ही काम के लिए चला जाऊंगा। मैं हैरानी से अम्मी को देखने लगा। अम्मी के चेहरे पर भी परेशानी दर आई, मगर जल्द ही मौके पर बात संभालते हुए मैं बोला कि हाँ, मैंने ही कहा था और उसे मैके भी छोड़ दिया था। दरअसल मुझे काम की टेंशन में याद ही नहीं रहा। मेरी बात पर अम्मी को कुछ तसल्ली हो गई थी। मैं दिल ही दिल में जलता कुटता कमरे में चला गया। तो आखिर मेरी बीवी मेरे भाई के साथ निकली थी। मुझे शदीद गुस्सा आया। मैं सोच रहा था कि मेरी नजर सामने टेबल पर पड़ी, जहां पर अनाब्या का मोबाइल रखा था। मुझे उस दिन की कॉल याद आई। मैंने मोबाइल खोला, कॉल हिस्ट्री चेक करने लगा। खुशकिस्मती से हिस्ट्री डिलीट नहीं हुई थी उस दिन। एन वक्त की कॉल पर जो नाम मुझे दिखाई दिया उसे देखकर मुझे झटका लगा। वहां पर तो परी लिखा था। परी अनाबंद का नाम था। मुझे अभी भी शक हुआ। मैंने दानिता तौर पर नंबर मिलाया। कुछ लम्हों बाद दूसरी जानिब से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मुझे यूं महसूस हुआ गोया मेरी रूह किसी ने खींच ली हो। वो बार बार हेलो अनाब्या कहकर उसे पुकारता रहा। वह आवाज बिल्कुल
गैर शनास सी थी। ना मेरे भाई की थी और ना ही मेरे कज़न की ये आवाज़ मुझे शदीद गुस्से में मुब्तला कर गई। तभी मेरे ज़हन में कई झमाके हुए। कहीं ये आवाज़ अनाबे बहनोई की तो नहीं थी? मेरी सोच वहीं पर दम तोड़ गई। मैंने अनाबे मारा। 5 मिनट बाद अनाबे में दाखिल हुई, मोबाइल के टुकड़े और मुझे गुस्से में देखकर वह ठटकी। मुझे गुस्से में देखकर उसका रंग ज़र्द पड़ गया। कहने लगी, "क्या? ओह! हुआ है राशिद, आप गुस्से में क्यों लग रहे हैं?" उसका इतना कहना था कि मैंने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। वह ज़मीन पर जा गिरी। मैंने उससे अस्त-फसा किया कि कौन है वो बताओ, जिसको मिलने तुम आज गई थी मेरी बात पर। वह दीद भाड़े मुझे देखने लगी, तभी अचानक से उसे उबकाई आने लगी। वह रोती हुई पेट पर हाथ रखे वॉशरूम में चली गई। उसकी यह हालत मुझे मज़ीद कुछ सोचने पर मजबूर कर चुकी थी। जब वह आई तो रो रही थी। उसका चेहरा ज़र्द पड़ चुका था। वह रोते हुए कहने लगी, "मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझ पर ऐसे घिनौने इल्ज़ाम मत लगाएँ मैंने। कभी किसी के साथ ऐसा ताल्लुक नहीं बनाया और ना बनाऊँगी। आप मुझ पर एतबार करके तो देखें।" इतना कहते-कहते वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। मुझे उसकी इस हालत पर ज़रा भी रस नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में उस वक़्त आँधियाँ चल रही थीं। उसने मेरी अमानत में ख़यानत की थी और अब ये हालत मुझे मज़ीद परेशान कर रही थी। मेरे दिल में अब ये ख़्याल आने लगा कि शायद वह किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी मेरा छोटा भाई कमरे में दाखिल हुआ। उसने आनाबन से बौखलाकर उसकी तरफ बढ़ा। मुझसे पूछने लगा कि भाभी को क्या हुआ है? आपने इनके साथ क्या किया है? मैंने भाई की इस हरकत पर उसे अनाबू मैं उसे गुस्से में कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बीवी को हाथ लगाने की मैं कभी इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोला था। मेरी आवाज सुनकर मेरी माँ दौड़ी-दौड़ी उधर आई। अनाबे होश देखकर वह मुझसे सवाल करने लगी, मगर मैं उनसे क्या कहता? कुछ देर बाद हम अनाबे डॉक्टर ने उसका चेकअप शुरू किया। मेरी अम्मी काफ़ी परेशान लग रही थी, रात के 11 बज रहे थे। तभी अनाबे अपने शौहर के साथ अंदर वहाँ पर आई। उन्हें वहाँ देखकर मैं हक्का-बक्का रह गया। आखिर उन्हें किसने बताया कि हम यहाँ हैं? अनाबे के बहनोई को देखकर मेरी रगों में एक बार फिर खून की जगह गुस्सा गर्दिश करने लगा। मैं बहुत ज़ब्त के साथ बताने लगा कि वो बेहोश हो गई है। तभी बहनोई बोला कि कुछ देर पहले कॉल आई थी नाब की, मगर वो कुछ बोली नहीं। इसीलिए हम उसकी खैरियत मालूम करने घर गए, मगर वहां से पता चला कि आप लोग उसे अस्पताल लाए हैं। कुछ देर बाद अनाबे उस पर शक था। मैंने डॉक्टर से अकेले में पूछा कि अनाबिला है, जिस पर वह बौखला गई। बात को गोलमोल करके कहने लगी कि ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से बेहोश हो गई हैं। आप उनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखें, वो बेहतर हो जाएंगी। मैंने सारे रास्ते अनाबे कोई बात नहीं की। वह भी काफी परेशान लग रही थी। मुझे सबसे ज्यादा शक अपने भाई पर था। हो ना हो या उसी का ही काम होगा। उसकी आदतों से मैं वाकिफ था। यकीनन उसने आनाबंद मौका मिल गया एक दूसरे के करीब आने का। ऐसे ही कई से मुझे मेरे भाई और बीवी से बदगुमान करने लगे। वक्त गुजरता चला गया। 3 माह मुकम्मल होने वाले थे। मैं सोच चुका था जैसे ही 3 माह मुकम्मल हो गए, मैं अनाबूम से जल्दी घर वापस आ गया। घर में काफी खामोशी थी। मैं अपने कमरे की जानिब जाने लगा तो मुझे कुछ सरगोशियां की आवाज सुनाई दी। मेरी बीवी से मेरा एतबार तो कब का उठ चुका था। दिल तो वो मेरा बहुत पहले तोड़ चुकी थी। अब कुछ बचा था तो वे थी मेरी गैरत। वो जब तक मेरे साथ मेरे निकाह में थी, मैं उसे ये स्याह करतूत नहीं करने दे सकता था। अंदर से मुझे उसके बोलने की आवाज आई। वो कह रही थी कि पता नहीं कब ये 3 माह पूरे होंगे अभी। मैं राशिद को सब कुछ सच-सच बता सकूंगी। यकीन मानिए मुझे बहुत बुरा लगता है। उन्हें यूं तकलीफ में देखकर वह अपनी बहन से बात कर रही थी। तभी उसकी बहन बोली कि चलो तुम कल डॉक्टर के पास जाना, शायद वह इस बार तुम्हें कुछ ऐसा अमल बता सके जिससे राशिद और तुम्हारे बीच दूरियां खत्म हो जाएं। उन दोनों की ये बातें सुनकर मैं वहां से हट गया। अनामिया डॉक्टर के पास जा रही थी कल, मगर क्यों मुझे ये जानना था? अब हर हाल में जानना था। जूं ही सुबह हुई, मैं काम का बहाना करके घर से जल्दी निकल गया। तभी 9 बजे मुझे अपनी बीवी घर से निकलती हुई नजर आई। वो एक रिक्शे में बैठकर कहीं जा रही थी। मैं भी उसका पीछा करने लगा।
तभी कुछ देर के बाद वो एक गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक के बाहर रुकी। मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा था, नफ़रत की। एक और लहर मेरे वजूद में फैल गई। वह अंदर चली गई। कुछ देर बाद मैं भी अंदर चला गया मुझे। वह वहाँ कहीं भी सामने नज़र नहीं आई। मैं रिसेप्शनिस्ट से अपनी बीवी के नाम से पूछने लगा, तो नर्स कहने लगी कि आपकी बीवी की रिपोर्ट्स है जो कि कुछ देर पहले ही आई है। आप यह अंदर डॉक्टर के पास लेते हुए जाएँ। आपकी बीवी वहीं मौजूद है। मुझ में हिम्मत नहीं बची थी कि मैं उन पेपर्स को खोल कर देखता। मैं उन रिपोर्ट्स को बजाय अंदर देने के उन्हें लेकर क्लिनिक से बाहर निकल आया। मैं वहाँ से सीधा घर पहुँचा। अपने कमरे में आकर मैं रो पड़ा। मुझे सच में बहुत दुःख हुआ था। मेरी पहली मोहब्बत, मेरी बीवी मुझे इतना बड़ा धोखा देगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। कुछ देर बाद ज़र्द रंगत चेहरे पर सजाए अनाबे में दाखिल हुई। वह आते ही बोली कि आप मेरी सच्चाई जान चुके हैं। उसके सवाल पर मैं बोला कि हाँ, जान गया हूँ मैं। फिर वह दोबारा बोली कि अब तो आपके सारे शक खत्म हो गए होंगे ना? मेरी मोहब्बत पर यकीन आ गया होगा? ना अब तो मैं हैरान हुआ। भला कैसी मोहब्बत, कैसा यकीन? मैं मज़ीद कुछ बोलता, मेरी बीवी ने रिपोर्ट्स खोलकर मेरे सामने की और मुझे पढ़कर सुनाया। उसने जो अल्फाज़ अपनी ज़ुबान से अदा किए, उन्हें सुनकर मेरा वजूद थर-थर काँपने लगा। मेरा जी चाहा ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊँ। मेरी बीवी ने बताया कि मुझे एक बीमारी है, जिसकी वजह से मैं अपने शौहर के करीब नहीं जा सकती थी। मेरी शादी जल्द तय हो गई। इसीलिए मेरे डॉक्टर ने मुझे 3 माह अद्वित खाने की ताकीद की थी। अगर मैं 3 माह में डॉक्टर की हिदायत पर अमल ना करती, तो शायद कभी माँ ना बन पाती। इसीलिए मैंने आपको खुद से दूर रखा था। मगर आज देखें, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं। मैं अब तंदुरुस्त हो चुकी हूँ। बीवी की ये बातें सुनकर मैं बेइंतहा शर्मिंदा हुआ। वो रिपोर्ट्स सच्ची थी। मैं वक़्त से पहले और बगैर सच जाने बहुत कुछ गलत सोच गया था। मैं शर्मिंदा था और अपनी बीवी से माफ़ी माँगने लगा। अनाबे फ़ौरन से माफ़ कर दिया। उस पल मुझे उस पर बेहद प्यार आया था और अपनी सोच पर शर्म महसूस हुई थी। ज़िंदगी में ऐसे कई लम्हा आते जिनमें हम सिर्फ़ गलतफ़हमी की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। वहीं पर थोड़ी-सी समझ-बूझ और अक्ल का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो हमारी ज़िंदगी में कई मसाइल आना ही ख़त्म हो जाए।